हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का एजुकेटिव बूस्टर पे हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम डिस्कशन कर रहे थे 70वीं बीपीएससी की प्री को लेकर के और क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है 38वीं से 69वीं बीपीएससी का। इसमें हम विभिन्न पक्षों को देख रहे हैं, विभिन्न क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसके टेंडेंसी को देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रक्रिया में हम आज की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके पास है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ आपके पास वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका उत्तर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, टर्म दे दिया हुआ प्रथम जैन संगति के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, प्रथम जैन संगति जब हुई थी तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, इसको देख लीजिए। जिस तरह से बौद्ध संगति 4 बार हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ, उसी तरह से जैन संगति भी हुई थी, लेकिन जैन संगति का आयोजन 2 बार किया गया था। देखिए, प्रथम जैन संगति, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे, ठीक। और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको यहीं से याद कर लीजिए कि प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। फिर द्वितीय बौद्ध संघ जैन संघ, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? इसको भी देख लीजिए। ये हुई थी वल्लभी, जो कि गुजरात में, ठीक। और जो इसके जो अध्यक्ष थे वे थे क्षमा श्रमण। इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था और जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रमण थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, यानी भगवान महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, वे उपदेश देने लगे, तो धीरे धीरे कई शिष्य उनसे जुड़े और उनने उनको ज्ञान दिया, दीक्षा दी। तो उसी क्रम में पूछ रहा आपसे कि प्रथम शिष्य कौन था उनका। तो देखिए, ऑप्शन पढ़िए, जमाली, योसूद, विपिन, प्रभास। तो देखिए, इसका आंसर है जमाली। ये इनके प्रथम शिष्य थे। जमाली क्या थे? देखिए, तो महावीर स्वामी की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। पुत्री थी महावीर स्वामी की, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, और इनका विवाह हुआ था जामाली से। तो देखिए, इस तरह से क्या हुए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे, जो कि एक तरह से यहां से देखिएगा तो दामाद हैं इनके, दामाद थे। ठीक है, तो यहां से डिस्कशन से पता चल गया कि उन्होंने जो पहला उपदेश दिया और जो उन्होंने जिसको दीक्षा दी वो जमाली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, यानी महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस स्थान पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। तो देखिए, मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में या जालानपुर में। ठीक है, तो देखिए, उनको पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और ये पावापुरी जो जगह है वो नालंदा जिला में, बिहार के नालंदा जिला में अवस्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कि चीजों को जहां से मिल रहा है वहां उस चीज को याद कर लीजिए। मान लीजिए डिस्कशन हो रहा है
तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि पावपुरी कहाँ स्थित है, नालंदा जिले में स्थित है। तो उसको यहीं पर याद कर लीजिए, जो चीज जहाँ मिले उसको वहां पर से याद करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, नालंदा जिला में स्थित है, यहीं पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भगवान महावीर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह, ठीक है, के रूप में किया। आश्रय गृह कहने का मतलब है कि रहने के रूप में करना। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आजीवक ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीवक संप्रदाय के लोगों ने किया था। और इसे बनवाया किसने था, आपके बारे में, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसे बनवाने में जो मुख्य योगदान था वो अशोक और इनका एक पौत्र था दशरथ। अशोक और दशरथ इन दोनों ने बराबर की पहाड़ियों और नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं को काटकर आश्रय गृह का निर्माण करवाया था और आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया था। फिर आजीवक संप्रदाय के लोग जो इसको फॉलो करते थे वो वहां रहा करते थे। ठीक है, तो किसका योगदान था, अशोक का। बनवाने में योगदान किसका था, अशोक का और दशरथ का। ठीक है, याद रहेगा। और दोनों पता ही आपको मौर्यकालीन शासक हैं। और पिछले डिस्कशन में हमने ये भी पढ़ा था कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, गोशाल थे, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, इन सब चीजों को याद करते हुए चलिए। और गलती से भी जैनों ने या थारुओं ने या तांत्रिकों ने इस तरह का चीज मत मार दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आजीव आश्रय गृह के रूप में जो उपयोग किया करता, आजीवक संप्रदाय के लोग उपयोग किया करते थे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। पूर्वकालिक कहने का मतलब है सबसे पुराना, जो सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 12 अंक, 12 उपांक, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है जो जैन ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन में लिखा गया था। तो देखिए 14 पूर्व जो है सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। तो आपके ऑप्शन का आंसर होगा 14 पूर्व। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। अब देखिए शैव संप्रदाय और भागवत धर्म, इन सब से भी क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखते हैं। ऑप्शन दिया है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत। तो नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो ये उत्तर भारत में इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया था। तो देखिए नाथ पंथी, सिद्ध और योगी, इनका मतलब कि ये विचार क्या है, ये मतलब कि रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपराओं को नहीं मानते हैं, इनके ये आलोचक थे। और ये तर्क वितर्क पे विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये तर्क वितर्क पे विश्वास करते हैं। और इन्होंने जो ये कहने का मतलब है जो भक्ति का मार्ग दिखलाया वो उन्होंने प्राणायाम, प्राणायाम, योगासन, ठीक, चिंतन मनन के द्वारा, चिंतन मनन, इसके द्वारा भक्ति करने की बात कहते हैं। किस चीज को, प्राणायाम का उपयोग करिए, योगासन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, तर्क वितर्क, इनके द्वारा ये भक्ति मार्ग पे चलने की बात करते हैं। कौन, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, जो परंपरा को जो मानते थे, जो उसको फॉलो करते थे, जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, वे इन सब चीज को लेकर के आगे चलते थे। और इन्हें उत्तर भारत में इस भक्ति धर्म को इस माध्यम से बढ़ाने का कार्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सर्वाधिक थी। ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है पार्थियन, हिंद यूनानी लोग,
कुषाणों ने या गुप्तों ने? तो देखिए, भागवत संप्रदाय का जो सर्वाधिक जो विकास जिस काल में हुआ था वो था गुप्त काल। तो गुप्त काल में जो भागवत धर्म है अपने चरमोत्त शिखर पे था और इन राजाओं ने भागवत धर्म या वैष्णव धर्म को के प्रचार में बहुत योगदान दिया था। और इनका मतलब कि गुप्त सम्राट जो थे, गुप्त काल जो था, ये इनका राजधर्म था, राजधर्म था। ठीक है। और इनके जो ध्वज थे उस ध्वज में भी गरुड़ गरुड़ के चिन्ह का उपयोग करते थे ये लोग। और साथ ही साथ जो राजा हुआ करते थे वे उपाधि भी धारण किया करते थे परम भागवत की। अधिकतर जो राजा थे इनके परम भागवत की उपाधि भी धारण किया करते थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या क्या आपको पता चल गया? गुप्त काल मतलब कि भागवत संप्रदाय में जो था इन लोगों का राजधर्म था। गरुड़ जो थे इनके ध्वज का चिन्ह था, ध्वज चिन्ह। ठीक है। और जो राजा हुआ करते थे परम भागवत की उपाधि भी धारण किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में मतलब कि मैं ये बता देता हूँ, मेरा लिखने का उद्देश्य ये था कि ये जब क्वेश्चन आया तो ये विवाद में चला गया। ठीक है। पिछले डिस्कशन में भी हम बात कर रहे थे कि विवादित क्वेश्चन मतलब कि बीपीएससी में आते रहते हैं, 4-5 तो आते ही रहते हैं। और देखिए, इस क्वेश्चन का जो पाटलिपुत्र को किस शासन सर्वप्रथम अपने राजधानी बनाया था, वो राजधानी जो बनाया था उदयीन ने बनाया था। ठीक, हर्यक वंश के राजा थे, हर्यक वंश के राजा थे। कहने का मतलब पहले इनकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगृह में थी। और राजगृह से इन्होंने राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ कर दी? पाटलिपुत्र में कर दी। किसने? उदयीन ने। लेकिन ऑप्शन में उदयीन दिया ही हुआ ही नहीं। तो ठीक है, तो ये विवाद में रहा और क्वेश्चन फिर बाहर चला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और इन सब चीजों को आपको देखकर चलना पड़ेगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाइएगा। इस बार पीटी का एग्जाम वैसे भी कठिन होने वाला है, सीटें अधिक हैं, पीटी का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आएगा और इसके अकॉर्डिंग अधिक से अधिक बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अपने स्ट्रैटेजी को बना करके तैयारी कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। तो हर्यक वंश के इस राजा का नाम याद रखिएगा, उदयीन नाम था, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयीन, बिंबिसार, अशोक, महापद्मनंद। तो इसका आंसर होगा उदयीन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ठीक है। देखिए, उदयीन और बिंबिसार ये हर्यक वंश के राजा हैं, अशोक मौर्य वंश का राजा है और ये महापद्मनंद नंद वंश का राजा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? अभी पिछला ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हैं कि हर्यक वंश के समय क्या बोलते हैं, इन लोग की जो राजधानी हुआ करती थी, जो मगध की राजधानी थी, वो थी राजगिरी, जिसका प्राचीन नाम गिरिव्रज था। ठीक। फिर जब उदयन राजा बना तो उसने अपने राजधानी को शिफ्ट किया राजगृह से पाटलिपुत्र। तो देखिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको हर्यक वंश के कुछ राजाओं के नाम बता देता हूँ। हर्यक वंश में जो सबसे पहला राजा हुए बिंबिसार हुए। ठीक। इसके बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है। और फिर उदयीन, इसको याद रखिएगा। कभी मिलान करने के लिए या फिर क्रमवार सजाने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, इस चीज को यहीं पर याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था?
अनर्थ, तक्षशिला, चोल या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक सच। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गंगा के दक्षिण भाग को मगध के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? मगध। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अनर्थ क्या था? अनर्थ क्या था? प्राचीन काल में, वैदिक काल में एक साम्राज्य था जिसको अनर्थ के नाम से जानते थे। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में चला गया है, ये तक्षशिला का क्षेत्र है। सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम के मध्य था ये तक्षशिला। ठीक है, कभी परीक्षा में भी आ सकता है आपके। सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित है तक्षशिला। प्राचीन काल में विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। चोल, गोदावरी नदी के दक्षिण में अवस्थित है सब राज्य, चोल राज्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो देखिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। और देखिए मगध साम्राज्य बोलते हैं या मगध जब बोलते हैं तो यहाँ अलग अलग कालों में अलग अलग वंशों ने राज किया है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला जो वंश आता है इसमें क्रम से, उसको बोलते हैं बृहद्रथ वंश। ठीक है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। पहला बृहद्रथ वंश आता है, फिर दूसरा हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश आता है। ठीक है, फिर हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, फिर आता है आपके पास नंद वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश। इसको क्रम से याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ सकता है, कभी मिलान करने के लिए दे देगा सबसे पुराने से नवीन की ओर। ठीक है, तो ये सब वंश थे। तो हर्यक वंश का ही एक प्रतापी राजा था बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। इसी को मगध साम्राज्य का मतलब कि पहला बोला जा सकता है जिसने एक इस्टेब्लिश किया था पूरे साम्राज्य को। तो पहली बार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंशीय जो राजा थे बिंबिसार के काल में देखा गया। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि पहली बार, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सबसे पहला जो योगदान है वो बिंबिसार का है। ठीक है, इन सब चीजों को आप याद करते चलिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? पूछ रहा है गणतंत्र। ठीक है, वैशाली में। ये भी बता दिया है कि गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छियों के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के लिच्छियों ने स्थापित किया था। इसका उत्तर होगा लिच्छवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसकी कई बार चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रारंभिक जो काल था, प्रारंभिक समय में मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, जिसका नाम गिरिव्रज भी है। और ये जो राजगिरी का लोकेशन ऐसा है कि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और ये आपके नालंदा जिला में अवस्थित है, बिहार के। तो प्राचीन काल में ये राजगिरी ही मगध की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। फिर उदयनी ने इसे शिफ्ट करके पाटलिपुत्र स्थापित किया। फिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई और धीरे धीरे फिर पाटलिपुत्र का उत्थान होने लगा। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, यानी देखिए क्वेश्चन का रिपीटेशन भी बीपीएससी में कई बार हो रहा है, इस चीज को भी दिखाया गया है। देखिए तो वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में, पाटलिपुत्र में। देखिए आंसर आपको इसी क्वेश्चन से मिल जाएगा। गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यहाँ पूछा कि प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई? तो देखिए आपका आंसर हो गया क्या? वैशाली में। तो वैशाली में मतलब कि पहले क्या था कि यहाँ पर एक वज्जी संघ था। वज्जी संघ में ही मतलब कि वो 8 भागों में बटा हुआ था
उसी में लिच्छवी जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली, उनका एक संघ का एक मेंबर था, और वहीं पर सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो किस संघ में लिच्छवी किसका हिस्सा था? तो लिच्छवी जो था वज्जी संघ का एक घटक था। वज्जी संघ में 8 मेंबर थे, 8 सदस्य थे, ठीक। और इसी में एक सदस्य था लिच्छवी, ठीक है, जहां पर सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हुई। इस चीज को आप याद रखिए। देखिए बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ पर आप जब जाइएगा तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें, ठीक है। आपको सूची 1 में दिया हुआ है मल, फिर अंग, गांधार, वत्स, और इधर सूची 2 दे दिया हुआ है तक्षशिला, कौशाम्बी, चंपा और कुशीनगर। ये क्वेश्चन महाजनपद से पूछा गया है, और जैसे 16 महाजनपद थे, उनकी अपनी अपनी राजधानियां थी, तो ये राजधानी मिलान करने के लिए आपको दे दिया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग राजधानी मिलान करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए अंग की राजधानी चंपा थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। फिर मल्लो की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अब इसके अनुसार आप मिलान कर लीजिए। तो ए का क्या था? ए का 4 है, ए का 4। यहाँ एक ही ऑप्शन से पकड़ा जा रहा है, हमको आंसर मिल गया है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी में किसी में नहीं है। फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। फिर बी का 3 दिए हुए है, यानी अंग का चंपा, ठीक है। फिर सी का 1 है, गांधार का तक्षशिला, बिल्कुल ठीक है। डी का 2 है, वत्स का कौशाम्बी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको महाजनपद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानियों को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलान करने के लिए दे दिया, अगली बार कुछ और महाजनपद का नाम दे देगा और उसको मिलान करने के लिए आपको दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों को पढ़ना है आपको, और मिलान करके आपको देख करके कंठा कर रहिए, ठीक। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं रहने देते हैं, और आपको डिस्कशन कैसा लग रहा है और वीडियो कैसा लग रहा है, तो इसको देख करके आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में इसको फैलाइए। और हम अगले डिस्कशन में इसके आगे बढ़ेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के, हम लोग अभी इसका डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन का एक ही उद्देश्य है, आपको बताना कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और किन किन चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि पढ़ते समय आपका ध्यान वहां पर जाए, ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।